आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद कल आप लोगों का एक टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें कल एक छोटा मॉक टेस्ट रखा गया है। तो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ये और इसके पहले एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दोनों को मिला करके तकरीबन 50 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को। वो 45 मिनट का जो है 45 से 1 घंटे का क्लास रहेगा, उसमें हल करना पड़ेगा और उसको 1 घंटे के बाद जो है फिर आपको उस क्वेश्चन पेपर को जमा करके हम उसका डिस्कशन करेंगे कि क्या क्वेश्चंस में रखा गया था, उसका एक्सप्लेनेशन क्या था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, इसके पहले आप लोग में जो पुराने बच्चे हैं वो मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने प्रशासनिक पढ़ा दिया था। मुग़ल आपको दूसरे सर ने पढ़ाया होगा, है ना। तो मुग़ल के बाद हम लोग एक नया टॉपिक आज एक शुरू कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, बात मत करिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको बात करना बाहर चले जाएं भाई। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन सीधे आते हैं, जैसे भू राजस्व मैंने बताया था आपको। तो भू राजस्व के बाद में उस टॉपिक को मैंने बताया था पूरा वित्तीय चरण, औद्योगिक, वाणिज्यिक, वित्तीय, क्या पूंजीवाद चरण था तीनों। 1757 से लेकर 1813, 1813 से लेकर फिर 1858, 1858 से 1947 तक तीनों मैंने अच्छे से समझाया था उसको, जो पुरानी क्लास में थे। फिर मैंने उसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी बताया था कि स्थायी रैयतवाड़ी 51% पे है, माहलवाड़ी 30%, ठीक है, 30% पे और 51% पे, 51% पे और 19% पे, ये मैंने बताया था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर ये, ठीक है, और ये रैयतवाड़ी ये जो है ये आप लोगों को याद होगा। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन से आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं। तो 1857 की क्रांति को पढ़ने के पहले हम लोग कुछ 1-2 बातें ये देखेंगे कि क्या क्रांति किसी दिन विशेष ही होनी थी या क्रांति उस दिन एकाएक हो गई, ठीक है। क्रांति जैसे 1857 को जब हुई तो क्या वो एकाएक हो गई कि 10 मई को जो है शस्त्रागार लूट करके मेरठ में शस्त्रागार लूटा, 11 मई को चलना शुरू किया, 12 मई को दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर से कहा कि आप मेरे बादशाह बन जाइए और हम लोग विद्रोह कर देते हैं। क्या एकाएक हो गया कि चलो आज चलते हैं दिल्ली और क्रांति कर देते हैं? ऐसा तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि 1764 में बक्सर का युद्ध जो होता है, जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं तो 2 उनके निर्णायक युद्ध होते हैं, एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध तो वो अपनी चालाकी से जीतते हैं, कूटनीति से जीतते हैं, क्योंकि उसका जो निर्णय था पहले से डिसाइड था कि क्या होने वाला है। लेकिन जो बक्सर का युद्ध है वो अपनी बहादुरी से जीतते हैं, है ना। तो बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि जो बक्सर के युद्ध में सेना होती है, ठीक है, तो वहाँ की सेना मीर कासिम जो बंगाल का नवाब होता है उसके खिलाफ लड़ने से मना कर देती है, विद्रोह कर देती है सेना कि हम नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि उस सेना ने विद्रोह किया, तो वहाँ पर क्यों नहीं ऐसा एक बड़ी क्रांति हो गई? वहाँ भी तो सेना ने विद्रोह किया था। तो सेना ने विद्रोह किया, क्रांति क्यों नहीं हुई? बाद में जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बंगाल के जो सेना थी लड़ने के लिए मना किया, अंग्रेज़ों ने उन सैनिकों को तोप से उड़वा दिया। इसके बाद हम देखते हैं 1764 के बाद में कि जब इनको सेना ने विद्रोह किया कि हम नहीं लड़ेंगे बंगाल के खिलाफ, अंग्रेज़ों ने पनिशमेंट दिया और हटा दिया। दूसरी एक घटना घटती है 1806 में। ठीक, दूसरी घटना ये घटती है यहाँ पे 1806 में। जो सेना के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हम समुद्र के पार नहीं जाएंगे, अगर हमको भेजा जाएगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और वो एक धार्मिक विद्रोह करते हैं।
और उसके बाद उनको भी पनिशमेंट मिलता है, और पनिशमेंट मिलने के बाद में वहाँ पे उस विद्रोह का दमन हो जाता है। तीसरा विद्रोह 1824 में भी होता है, ठीक है। 1824 में भी जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह में भी जो सेना होती है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करती है, लेकिन उसका भी दमन कर दिया जाता है। तो ऐसी क्या बात हो गई कि 1824, 1806, 1764 में भी तो सेना ने विद्रोह किया, लेकिन बड़े स्तर पर क्यों नहीं स्वतंत्रता संग्राम हुआ? समझ रहे मेरी बात को? क्यों नहीं बड़े स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और क्यों 1857 में ही ऐसी बात हो गई कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ? ठीक है, क्या लगता है, आप बताइए, आप कुछ क्यों ऐसा हो गया? 1857 में ऐसा क्या हो गया था कि विद्रोह हो गया? तो मंगल पांडे का तो एक इंसिडेंट था कि मंगल पांडे ने विद्रोह किया कि हम अकेले, उन्होंने जनरल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे ने 2 लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी, तो उनको बाद में मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया 29 मार्च 1857 में। तो एक आदमी ने अगर हत्या कर दी किसी 2 लोगों की, ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग और कर्नल ह्यूसन, इनकी मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी। तो क्या मंगल पांडे ने 2 लोगों की हत्या कर दी, फिर उसके बाद सब जगह विद्रोह हो गया? दिल्ली में भी हो गया, मेरठ में भी हो गया, झांसी में भी हो गया, मंगल पांडे ने तो बंगाल में हत्या की थी, बैरकपुर में। हाँ, छूत मानते थे, ये भी एक कारण है। हाँ, सब लोग कुछ कुछ बता रहे हैं सही सही, लेकिन इसको हम एक तरह से कंपाइल कर देंगे, ठीक है। एक तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक। इस स्ट्रक्चर से मैं 1857 का जो क्या ट्रेंड है था, क्यों विद्रोह हुआ, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। उसका स्वरूप क्या था? स्वरूप के बारे में 2 मत हैं। स्वरूप के बारे में एक जो भारतीय मत है,
उसको हम लोग देखेंगे। और एक जो विदेशी मत है, जो यहाँ के ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन लोगों ने क्या कहा। जैसे रीज महोदय ने कहा कि धर्मांधता का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। होम्स ने कहा कि बर्बरता से सभ्यता का विरुद्ध था। सीले ने कहा कि सैनिक विद्रोह था, ठीक है। और टेलर महोदय ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिमों का एक संयुक्त षड्यंत्र था, ठीक है। आरसी मजूमदार साहब ने क्या कहा, वीडी सावरकर साहब ने कहा कि एक सुनियोजित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार साहब ने कहा कि ना ये स्वतंत्रता संग्राम था, ना प्रथम था, ना सुनियोजित था। तो ये तरह तरह का स्वरूप क्या हम लोग देखेंगे बाद में, स्वरूप वाला पोर्शन। इसके कारण हम देखते हैं कि कारण क्या थे। कुछ कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी और उस राय के आधार पर हमने एक ये इसका स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग पहले बना लीजिए। इसको बना लिया सबने? इसको बना लीजिए पहले, इसको बनाइए, क्योंकि अभी मिटा देंगे तो आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। बना लिया? बना लिया? चलो, अब राजनीतिक जो है, क्यों राजनीतिक था, इसके पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि 1757 से 1857 के बीच में जो 100 साल का एक गैप था, इसमें अंग्रेज़ों की जो कुछ नीतियाँ थी और कुछ उनकी घटनाएं, जो उन्होंने कुछ नीतियों को लागू किया और कुछ घटनाएं जो भारत में उस नीतियों के परिणाम स्वरूप घटी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। जैसे एक हमने जब आपको गवर्नर जनरल सारे पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि उन्होंने बताया था कि कैसे सहायक संधि वो स्वीकार कराते हैं, बोलते हैं कि सेना को रखो, 1 लाख की सेना का पेमेंट भी करो। ये तो वो सहायक संधि जब ये थोपने लगे तो सहायक संधि का औचित्य ही देते थे कि हम आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता था कि कोई रजवाड़ा इस सहायक संधि या कोई जमींदार इस संधि को स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा होगा? वो उसको स्वीकार करने में खुश हो रहा होगा कि हम 1 लाख की सेना रखें भी और उस सेना का पेमेंट भी दें और अंग्रेज हमसे ये कहे कि ये सेना तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए रखी गई है। आपके घर में 10 आदमी आ जाएँ और उनको खाने पीने रहने के लिए आप एक्स्ट्रा करें और वो आपको ही ताना माने कि हम तो आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, तो ऐसी सुरक्षा किस काम की? सहायक संधि से उस राज्य को भी ये भय रहता था कि उसके आसपास के राज्यों को भय रहता था कि हमारे साथ पता नहीं किस तरह का व्यवहार कर दें। दूसरा, इसी के तहत उन्होंने अवध, जो यूपी का एरिया था, संयुक्त प्रांत अवध का उन्होंने विलय कर लिया। राजनीतिक हथकंडे में ही अवध का विलय कर लिया कुशासन के आधार पर कि यहाँ का शासन जो है वो ठीक तरह से नहीं चल रहा है। जैसे राष्ट्रपति को किसी राज्य का राज्यपाल, ठीक है, जैसे सेंटर में सरकार अगर सेम नहीं रहती है तो उस राज्य का राज्यपाल कहता है कि भाई इस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो सही से काम नहीं कर रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय वहाँ से राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री चिल्लाते रहते हैं अरे हम तो, हमारी सरकार है, ऐसा कैसे हो सकता है। और अगर सरकार सेम रहती है सेंट्रल में और स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो क्यों लगवाएंगे राष्ट्रपति शासन। तो कुल मिलाकर के ऐसा ये जब कर दिए तो कुशासन के आधार पर विलय कर लिए, तो अवध के लोगों में एक तरह से रोष आया। वहाँ के जो नवाब थे, ठीक है, उनके अंदर बड़ा, वहाँ के जनता के नवाब के अंदर कि हमारे राज्य को बिना कहे बस इस बात पे मिला लिए कि हम कुशासन चला, हम शासन अच्छा नहीं कर पाते हैं, ये हमारी अयोग्यता दिखा रहे हैं कि हम आपका शासन जो है उतना बेहतर नहीं है। ठीक, एक ये बड़ा फैक्टर था। एक मैंने बताया सहायक संधि, दूसरा बताया कुशासन, तीसरा बताया हड़प नीति के बाद हड़प नीति, हड़पने लगे थे। ठीक है, किसी का राज भी हड़प लेते थे। डलहौजी की, वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की हड़प नीति। ठीक, हड़पने में क्या था कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर बताया था ना कोड मैंने आप लोगों को पहले, कुछ याद आ रहा है?
तो उस जब गवर्नर जनरल पढ़ाया था डलहौजी वाला, तो हड़पने से भी किसी का राज हड़प ले रहे थे, तो उनको अंदर बड़ा रोष जाग रहा था। ये लोग ये सोच रहे थे कि यार हमारा राज भी हड़प लेते तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, हम कुछ करने किसी का भी राज हड़प ले रहे थे। चौथा एक इन्होंने के अंदर था, ये गोद लेने की प्रथा खत्म कर रहे थे कि आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। 3 तरह की कैटेगरी बनाई थी इन्होंने कि जो स्वेच्छा से हैं वो स्वेच्छा से रहेंगे, लेकिन जो दूसरे इतने जो स्वतंत्र नहीं हैं, जिनको हमने बनाया हुआ है, वो हमारी अनुकंपा पे अगर हैं तो हमसे पूछ कर वो गोद लेंगे। रानी झांसी आखिरी तक युद्ध नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि हमारे पुत्र को, दत्तक पुत्र बाजीराव द्वितीय का पुत्र जो था, गंगाधर राव का पुत्र जो था, उसको मान्यता दे दें और हम अपना स्वतंत्र शासक करें। लेकिन वो दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दिए, तो रानी झांसी को लगा कि जब किसी के अधीन रहने से अच्छा है कि हम युद्ध ही करें, ठीक, दत्तक पुत्र का मैटर था। 5वां मैटर एक और था कि इसके पहले जब बंगाल में अंग्रेज आए थे और जो मुग़ल सम्राट था, तो उससे जब मिलते थे तो मुग़ल सम्राट इनको अपना वफादार नौकर या प्रिय पुत्र, कि मेरा प्रिय पुत्र आया है, कोई भी अंग्रेज आता तो बोलता मेरा प्रिय पुत्र आया है, मेरा वो नौकर आया है वफादार, इस टाइप से संबोधन करते थे। लेकिन लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड क्या है? कुछ नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, ऐसे नहीं बनेगा आईएएस का हिसाब किताब। 1823 से 1828 जब लॉर्ड एमहर्स्ट मिला मुग़ल सम्राट से, तो वो जो है बराबरी के स्तर पे मिला। उसने कहा कि अब हम आपके वफादार नौकर और आप मेरे पिताजी नहीं, आपके पुत्र नहीं हैं, आप बराबरी पे आओ, बराबरी से आके मिलो, ठीक है। तो जब बराबरी पे मिला तो कहीं ना कहीं मुग़ल सम्राट को अच्छा लगा, खराब लगा होगा, खराब लगा होगा ना। तो ये भी कहा, मुग़ल सम्राट को लगा हमारी प्रतिष्ठा में तो बड़ा ये दिक्कत हो रही है। और बाद में इसके बाद मुग़ल सम्राट को जो नजराने वगैरह दिए जाते थे, वो ऑकलैंड वगैरह ने देना बंद कर दिए कि अभी नजराना देने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको ना। इनको जो पहुंचाया जाता था, हम यहाँ से व्यापार कर रहे हैं तो एक नजराना पहुंचाते थे कि नजराना ले लीजिए इनके सम्मान में, वो सब नजराना देना बंद कर दिया। इवन ये भी कहा गया कि आप दिल्ली खाली करके जाओ यहाँ से। तो जब इतना सब हो गया, 1857 के पहले कह दिया गया कि आप दिल्ली खाली करके जाओ, तो इसका मतलब कि राजनीतिक उठापटक खूब ज़्यादा चल रही थी, समझ रहे हैं ना। मैंने बताया 6 मुद्दे आपको, सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की हड़प नीति, गोद लेने की प्रथा खत्म करना, मुग़ल सम्राट की स्थिति कमज़ोर करना, उसके बाद जो है और मैंने क्या उठापटक भी जो थी, है ना, ये सब चीज़ें जो 5-6 चीज़ें थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर एक रोष पनपने लगा, लोगों को ये लगने लगा कि हम अब मुग़ल के अधीन नहीं है, हम अब जो अधीन है ब्रिटिश के अधीन है। और जो इन्होंने कुशासन, जब कुछ मैटर नहीं मिला, सब कुछ अवध सब कुछ ठीक कर रहा था, इनके हिसाब से चल रहा था। अवध इनकी एक दुधारू गाय था, लेकिन अवध का विलय कर लिए। क्यों? क्योंकि अवध से बोले कि तुम शासन चलाने के योग्य नहीं हो, तुम कुशासन चला रहे हो, चलाना ऐसे चाहिए, चला तुम ऐसे रहो। तो वो क्या करेगा? आपको तैयारी करने के लिए कहा जाए, आप तैयारी करें, खूब मेहनत करें, प्री पास कर लें, मेंस पास कर लें, इंटरव्यू तक जाए, फेल कर जाएं, आपके पिताजी और माताजी बोले तुम अब तो तुम्हारे बस का नहीं है, चलो तुम्हारी हम शादी कर देते हैं, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, अब तुम तैयारी करना बंद। तो आप क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे भाई हम तो, जब आप कुशासन के आधार पर विलय, अवध सब कुछ कर रहा था, तो अवध के लोगों में, अवध के नवाब में, बेगम हजरत महल उनकी वाइफ थी, तो इनमें लोगों में लगा कि यार हम तो सब कुछ ठीक, तब भी हमारा विलय कर लिया गया, और जो नहीं ठीक कर रहे थे उनको सहायक संधि थोप दी गई, किसी का विलय कर लिया, गोद लेने की प्रथा कर दी। कुल मिला के सब तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप, इस तरह प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कि हमको मिला लिया जाए। तो ये एक राजनीतिक कारण हो गया। इनके 5 ऐसे लिखिए राजनीतिक कारण का 5 पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि इसी का हम कल टेस्ट जब बनाएंगे, टेस्ट पेपर, तो इस चैप्टर को डालेंगे और दिल्ली सल्तनत को डालेंगे। तो एक बार आप इस स्ट्रक्चर को बना के कुछ पॉइंट लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जैसे बोल दीजिए, एक पॉइंट लिखिए राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक उठापटक। एक दूसरा पॉइंट लिखिए, अवध का विलय कुशासन के आधार पर, अवध का विलय कुशासन के आधार पर, डलहौजी की हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, तीसरा वेलेजली की सहायक संधि, ठीक है, वेलेजली की सहायक संधि। चौथा लिखिए गोद लेने की प्रथा पर रोक।
देखिए हमने इतना लिखा दिया, समझ तो जाएंगे ना अपने आप से कि सर वेलेजली क्या था, सहायक संधि क्या थी, डलहौजी क्या था, गोद लेने की प्रथा रोक क्यों थी। ठीक, लिख लिया, अवध का विलय लिख लिया, कुशासन के आधार पर गोद लेना हो गया। वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की हड़प नीति, गोद लेने की प्रथा पर रोक, राजनीतिक उठापटक, अवध का कुशासन के आधार पर विलय। ठीक, अब दूसरा आता है, देखिए इसको समझ लीजिए, इसको समझ लिया ना 5 पॉइंट। बताओ, खड़ी होके बताओ 5 पॉइंट क्या बताया, मैं बताओ, तुम बताओ, जल्दी खड़ी हो, जल्दी जल्दी। हाँ बताइए, तेज तेज से बोलो, तेज से। राजनीतिक उठापटक, अवध का विलय कुशासन के आधार पर, डलहौजी की हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि, गोद लेने की प्रथा। ठीक, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। इसका आर्थिक वाला क्या पोर्शन था, आर्थिक का क्या मैटर था। आर्थिक का मैटर ये था कि जब यहाँ पर अंग्रेज आए, ठीक, तो उन्होंने अपनी जो स्टेप, तो ये बंगाल, जब ऐसे बंगाल से शुरू हुए तो इन्होंने सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया, बात मत करिए भाई, बंगाल का गवर्नर बनाया क्लाइव को। फिर उसके बाद 73 के एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, उसके अधीन मुंबई और मद्रास को कर दिया। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, मतलब इंडिया का पूरा बना दिया। फिर वायसराय, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फिर प्रेसिडेंट। कुल मिला के इन्होंने क्या, धीरे धीरे पहले बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर इंडिया और फिर वायसराय। इन्होंने मेन मोटिव इनका था भू राजस्व, कितना कैसे, इसीलिए इन्होंने दैत्य शासन लगाया। दैत्य शासन जब लगाया तो मैंने आपको बताया था दैत्य शासन क्या था जब पढ़ाया था। इसके तहत ये रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त लेके आए। इनका मेन टारगेट ये था कि हमें बंदोबस्त जो भी रहे, इसे स्थायी बंदोबस्त में इन्होंने जब लागू किया तो उसमें इन्होंने जमींदार वर्ग को रखा। जमींदार वर्ग से ये कहा कि आप जो है 10/11% हमको दे दीजिए और 1/11% खुद ले लीजिए। इसके एवज में जमींदार क्या करते थे कि 3 करोड़ अगर वसूलना हो तो वसूलते थे 13 करोड़। तो जब 13 करोड़ वसूलते थे तो इससे जो वसूलने से जो मार थी किस पे पड़ती थी, अंग्रेज पे, किस पे पड़ती थी, हिंदुस्तान के लोगों पे। कि देना, मान लो आपको हमको देना 100 रुपये टैक्स है और इनको वसूलना अगर हमसे 500 वसूलेंगे तो ये हमारा नुकसान 400 का है ना। तो जब 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा वसूला गया, 10 करोड़ रुपए जब एक्स्ट्रा वसूला गया तो इस पे करों की मार किस पर पड़ी, करों की मार आम जनता पे पड़ी। आम जनता त्राही त्राही हो रही थी। दूसरा, जमींदार वर्ग जो था वो भी अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा था, लेकिन जमींदारी में भी सूर्यास्त कानून था कि अगर आप इस डेट तक अगर हमको रेवेन्यू नहीं देंगे तो हम आपका ये जमींदारी को नीलाम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी नीलामी बचाने के लिए बहुत लोग कर दे देते होंगे, बहुत लोग नहीं दे पाते होंगे, तो उनमें भी एक रोष था कि हमारी जमींदारी चली गई है। तीसरा एक ये कारण था कि कभी कभी अकाल भी पड़ता था। अकाल 2 तरह का पड़ता था। एक अकाल पड़ता था वो प्राकृतिक होता था तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक मानव जनित था। मानव जनित अकाल में ये था कि अंग्रेजों ने व्यवस्था कुछ इस तरह की बनाई थी कि सारा कच्चा माल पोर्ट तक और पोर्ट से ब्रिटेन तक, और ब्रिटेन से तैयार माल फिर पोर्ट तक और पोर्ट से पूरे हिंदुस्तान तक। इसीलिए उन्होंने रेलवे का खूब सारा विकास किया। उन्होंने पैसा तो लगाया, उन्होंने पैसा लगाया हिंदुस्तान में, लेकिन रेलवे और इस्पात पर नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि रेलवे और अगर इस्पात लगाने से उनको फ़ायदा ये हुआ कि सारे हिंदुस्तान को उन्होंने जितने कच्चे माल के एरिए थे उसको पोर्ट से जोड़ दिया। अगर वो कपड़े पे पैसा लगाते तो क्या उनको वो लगाते यहाँ पे कपड़े पे, उन्होंने कपड़े पैसा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कपड़े की फैक्ट्री तो ब्रिटेन में थी ना उनकी। कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे, कच्चा माल तैयार करके पोर्ट से, और पोर्ट से वहाँ यहाँ से कपास ले गए, वहाँ से कपड़ा बनाकर भेज दिए। भारत एक बहुत बड़ा बाजार था, उसको यहाँ खपा दिए। जब इस क्रम में उन्होंने क्या किया, इस क्रम में उन्होंने 2 काम किए। एक व्यापार पर नियंत्रण किया, एक सत्ता पर नियंत्रण किया। व्यापार पर जब नियंत्रण कर लिया तो व्यापार पर अगर किसी के आप नियंत्रण कर लेंगे तो उसको कम लागत में खरीदेंगे, कम लागत में खरीदेंगे और ज़्यादा लागत में बेचेंगे। जैसे हम उसको खरीदते थे 20 रुपये में, बेचते थे 60 रुपये में, 40 रुपये क्या होता था, मुनाफा होता था। इसके पहले ब्रिटेन वाले क्या करते थे, जब व्यापार करने यहाँ आए थे, जैसे हम इनसे व्यापार करने आए हैं, इनकी दुकान में गए, इनकी दुकान है, मैंने इनसे कहा कि 1 किलो चीनी दे दो। इन्होंने मुझसे कहा सर 50 रुपये की है, मैंने इनको 50 रुपये दिया और 1 किलो चीनी लेके चला आया। इन्होंने मुझसे व्यापार किया, इनको 50 रुपये मिल गया और मुझे 1 किलो चीनी मिल गई। अंग्रेज आते थे यहाँ पे, पैसा देते थे और ले जाते थे सामान। लेकिन उसके बाद 1757 के बाद उन्होंने जब व्यापार पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने क्या किया, मैं इनकी दुकान पर जाऊँ
ये बैठी रही हैं, मैं इनकी दुकान में गुल्लक खोलूँ, 50 रुपये निकालूँ, चीनी निकालूँ, तौलूँ, 50 रुपये इनको थमाऊँ और चीनी लेके चला जाऊँ, तो इनके साथ मैं व्यापार कर रहा हूँ क्या? इनके साथ तो मैं डाका डाल रहा हूँ ना। चीनी की गुल्लक से मैं 50 रुपये निकाल के व्यापार कर रहा हूँ। इसी को एक केम पनिक्कर ने डाकू राज कहा था। तो इस तरह से देखते थे कि दूसरा ये था कि इसके पहले जो भी भू राजस्व हुआ करता था मुगल काल में या उसके पहले, वो नियत हुआ करता था कि इतना ही भू राजस्व आपको देना, ये बढ़ेगा नहीं। क्लाइव ने क्या कर दिया, इसको ठेके पे देना शुरू कर दिया कि ठेके पे दे देंगे तो जो अधिक बोली लगाएगा, अंग्रेजों को अधिक भू राजस्व देगा, उसको हम ठेके पर दे देंगे। इससे क्या होता था, शोषण और बढ़ता था। सपोज दैट हमने इनसे कहा कि आपको हम इस एरिया की, ये एरिया दे रहे हैं, इस पर आप इसकी नीलामी कर रहे हैं, इसका आप भू राजस्व वसूल कर हमको दीजिए। हमने इनसे कहा कि हमें 100 रुपये चाहिए। ये हमसे बोली कि सर हम आपको 110 रुपये देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप जाके वसूलिए जाकर। जब तक ये आ गई, बोली सर आप कितना दे रहे हैं? मैंने कहा 110। बोली सर 110 नहीं, हम आपको 125 देंगे। तो हम इनको क्यों देंगे, हम तो इनको देंगे ना, हमको 25 रुपये। ये जब तक इधर से आई, बोली सर आप 125 बहुत, वहाँ तो बहुत अच्छा भू राजस्व मिलता है, तो कितना देना चाहिए? बोले सर हम आपको 150 देंगे। तो अंग्रेजों ने ये जो बोली लगाने की प्रथा शुरू की, तो लोग उस ज़मीन को पाने के लिए ऊंची बोली लगाते थे कि जब ऊंची बोली लगा देंगे तो हम उसके भू राजस्व वसूलेंगे। लेकिन जब वसूलते थे तो उसमें बड़ी कड़े नियम थे और उस नियम का पालन बड़ी उसे कड़ाई से किया जाता था। जैसे अकाल भी पड़ा तो ये कहा गया कि एक लोग ने कहा कि भाई अकाल पड़ गया है और हम तो भू राजस्व दे नहीं पाएंगे। तो उसने कहा अंग्रेज ने कि अकाल पड़ गया तो घास तो उगाई कटी हुई है ना, घास उगी है, इसको काटिए और बेचिए और हमारा भू राजस्व दीजिए। समझ रहे हैं? तो कहने का आशय हमारा ये है कि अकाल की जैसी परिस्थिति में भू राजस्व में कोई ढिलाई नहीं बरती गई। ठीक, तो जब इतना ज़्यादा आर्थिक शोषण हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा गया कि भारत का पैसा जो पहले व्यापार होता था तो भारत में लोग पैसा लेके आते थे और व्यापार करके जाते थे, तो कुल मिला के भारत को कुछ मिलता था। अब क्या है कि भारत में कुछ मिलता ही नहीं है। वो सत्ता पे अधिकार कर लिए थे, बक्सर और प्लासी जीत गए थे। नवाब से जीतने के बाद में सब 1757 में प्लासी के जब जीते तो 24 परगना की जिम्मेदारी मिल गई। 1760 में बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव के में 3 जिलों में भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे 1764 जब बक्सर जीत गए तो उन्होंने इलाहाबाद की संधि किया और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। कुल मिलाकर के वो अपने आप में सत्ता प्राप्त करने के बाद में भू राजस्व वही वसूलने के लिए मेन काम कर रहे थे। तो जब भू राजस्व वसूलेंगे, सत्ता पे जीत लेंगे, बंगाल में कोई उनका विरोधी रहा नहीं, तो जब कोई रहा नहीं, जितना चाहे उतना लूटेंगे। तो पहले उन्होंने बंगाल को लूटा, बंगाल के लूटने की प्रक्रिया में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को लूटा। तो इस लूटने के क्रम में करों का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि आम जनता त्राही त्राही करने लगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण निकल के आया। दूसरा कारण क्या निकल के आया? हस्त उद्योग, शिल्प उद्योग खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? जब यहाँ पर जो उद्योग था वो छोटे उद्योग थे, हस्त उद्योग थे। अंग्रेजों का काम था कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार को अपने माल से खपा देना है। बोले हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई है, औद्योगिक क्रांति, सारा माल तैयार यहाँ लेके आए और उस माल को यहाँ खपाने लगे। जब उस माल को खपाने लगे तो वो माल सस्ता हो गया क्योंकि फैक्ट्री का बना हुआ था और यहाँ हाथ से बना हुआ तो महंगा होता था। तो इनका माल हिंदुस्तान के लोगों का माल कोई खरीदता नहीं था। बोले ये बनियान कितने का? बोले 140 रुपये का। बोले कितना? बोले 40 रुपये का। और देखने में सुंदर बढ़िया डिजाइन, तो लोग फैक्ट्री का, लिवाइस का और जॉकी का लेने लगे। पता चला ये उद्योग भी खत्म होने लगे। और उन्होंने कृषि को भी अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। तो कृषि को बढ़ावा उन्होंने खाद्यान्नों को नहीं दिया, उन्होंने वाणिज्यिक फसलों को दिया क्योंकि वाणिज्यिक फसलों से उनको फ़ायदा था। और खाद्यान्नों पर, जब खाद्यान्नों की खेती नहीं होगी, गेहूँ चावल, उन्होंने उस पर जोर नहीं दिया, वाणिज्यिक फसलों पर जोर दिया। और गेहूँ चावल जब होगा नहीं तो लोग खाएंगे क्या? तो फिर उसकी कमी होगी तो अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ने लगे तो लोग मरने लगे, तो लोग मरने लगे तो ये भी एक बड़ा आर्थिक कारण था अकाल से संबंधित। ठीक, समझ में आया ये कुछ? बताइए, आप बताइए, कुछ खड़ी होकर बताइए। तुम रहने दो, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, खड़े हुए। हाँ, अरे तुम ही से, हाँ बताओ, बोलो, तेजी से बोलो। कहाँ सोए थे क्लास में? मैं बता रहे थे, बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। सुनो सुनो, हाँ एक लोग से और पूछेंगे पीछे से, अभी ध्यान सुनो। हाँ, और पहले बंगाल में करते थे, पहले बंगाल में करना है, फिर उड़ीसा, बिहार, ऐसा वहाँ करने में उनका मेन यही गेम रहता था, हम जितना ज़्यादा राजस्व वसूलें। और फिर उसके बाद यहाँ से लोग कच्चा माल खरीदते, इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ फैक्ट्रियों बंद, तो फिर उसके बाद इंडिया लाते थे, यहीं बेचते थे, यहीं के लोग महंगा करते थे, सस्ती चीज़ें बनाते थे। यहाँ के जितने भी
हर किसी को जो छोटे ये खत्म हो उसके लिए ठीक, बढ़िया, ठीक है। अब ये इसका 3-4 पॉइंट जल्दी से बोल दे रहा हूँ, लिख लो, चाहे तो आपको समझ में आ गया, ना लिखो तो आगे बढ़ जाए हम लोग। इसको लिखो, करों में वृद्धि, करों में बहुत ज़्यादा वृद्धि, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना, उद्योगों का, तीसरा उद्योगों का पतन होना, कृषि और उद्योग का सहसंबंध, कृषि और उद्योगों का सहसंबंध खत्म हो जाना, कृषि और उद्योग का सहसंबंध खत्म हो जाना, सहसंबंध। और उसके बाद आखिरी पॉइंट लिख दो, अकाल, अकाल, उसके आगे लिख दो, अकाल के आगे लिखो, अकाल लिख दिया। अकाल के कारण बहुतायत में लोगों का मर जाना, जब लोग मरेंगे तो रोष होगा, खाने को नहीं मिलेगा, क्या करो, लोग मरेंगे ना अकाल से, फिमाइन। ठीक है, अब हम आते हैं सामाजिक कारण पे। ठीक, सामाजिक कारण क्या था? सामाजिक कारण यह था कि जब यहाँ अंग्रेज आए, ठीक है, ये अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जो हिंदुस्तान के लोगों को, इधर देखिए भाई, लिखिए नहीं अब कुछ, जब हम बोले तब लिखा करिए, सुना करिए। हिंदुस्तान के लोगों को ये लगा कि ये उनके सामाजिक दायरे में हस्तक्षेप है। जैसे जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय की भाभी जो थी वो सती हो गई, तो बेंटिंग के प्रयास से, बेंटिंग ने और राजा राम मोहन राय के प्रयास से इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दिया। सती प्रथा क्या था कि सती प्रथा में जब महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को अचेतन अवस्था में, यानी अफीम और भांग वगैरह खिला करके उसके पति के साथ बांध दिया जाता चिता पे। उस समय तो वो अचेतन बेहोश रहती थी और उसमें आग लगा दिया जाता था। तो अगर आग लगा के वो भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकती थी, तो इस तरह से वो मर जाती थी। राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को जब देखा इस तरह से कि हमारी भाभी, हमारे भाई जो मर गए, हमारी भाभी को उस तरह जला दिया गया, तो उन्होंने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। सती प्रथा पर जब बैन लगा दिया तो जो हमारे हिंदू धर्म के लोग थे उनको लगा कि तो हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये कौन होते हैं इंग्लैंड से आकर के हमको ये बताने कि सही है गलत है, ठीक है। और चूंकि उस समय नियम भी ऐसा था कि पता चला एक आदमी की उम्र 75 साल, उसकी 14 रानियाँ हैं, तो सबसे छोटी रानी की उम्र बता 22 साल है। तो जब वो 22, ये 75, 10-5 साल में निपट गए तो 30 साल की हो रही है। उनको पता कि एक साथ सती होना 30 साल की महिला को 75 साल के आदमी के साथ में, तो उनको लगता था कि ये कौन होते हैं जो हमारे यहाँ ऐसा हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरा, कैनिंग ने विधवा विवाह, कि विधवा विवाह पर भी कैनिंग ने कहा कि विधवाएं जो हैं विवाह कर सकती हैं। मैंने बताया 75 साल का आदमी है, तो जीवन प्रत्याशा कितनी है, 10-5 साल, और महिला जिनसे शादी की है उसकी उम्र 20 साल है। वो जो 25 साल की होती थी 80 साल के हो जाते थे, ये खत्म हो गए तो मतलब भी वो 25 साल की हैं, तो पूरा जीवन उसको ऐसे भोगना पड़ता था विधवा बन करके। और उसमें नियम कानून बड़े टाइट थे कि विधवाओं को अलग खटिया पे सोना नहीं है, जमीन में सोना है, घर के बाहर चारपाई रखाना है, जब पूरा घर खाना खा लेगा जो जूठन बचेगी उसको इकट्ठा करके उनको देना है। इस टाइप से उनका जीवन, एक मूवी कोई थी उसमें देख रहा था मैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कोई मूवी, ऋषि कपूर की मूवी है, हाँ, वो उसमें कुछ ऐसा है कि विधवाओं की क्या कंडीशन है आप लोग देखिएगा। तो कैनिंग ने विधवा विवाह पर भी रोक लगाया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, विधवाओं की जब इच्छा है, अगर उनको लगता है कि अपना जीवन उनका जीवन है, उनको लगता है कि हमें अपने जीवन के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, तो वो दोबारा शादी कर सकती हैं। तो जो वो मूवी में दिखाया है, ठीक है, वैसे ही कुछ सामाजिक ताना बाना बना हुआ था, यार ऐसे कैसे हो सकता है। इवन मूवी में जो उसका पिता है, भाई रहता है, वो भी कहता नहीं तुम जाके शादी करो लेकिन भगा के करो, ऐसे मत करो। तो कुल मिला के जो कुरीतियाँ थी इतनी ज़्यादा थी कि आप विधवाओं को ऐसा जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता था। कैनिंग को लगा कि ये तो बहुत गलत है, उसने ऐसा नियम बना दिया कि अब चाहे विधवा किसी शादी कर ले। तो वहाँ के जो लोग थे उनको लगता था ये क्या है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये कौन होते हैं भाई, हमारी बेटी, हमने उसकी शादी की धूमधाम से, अब वो विधवा हो गई तो उसका भाग्य है, ये तो ना, वो विधवा हो गई उसका भाग्य है, तो अब वो अपना रहे। तो लॉजिक ये था कि आपकी बेटी, आपने उसको इतना बड़ा किया तो आपको शादी दे के करनी चाहिए थी ना, कि आप कहाँ शादी कर रहे हैं। लेकिन वो शादी नहीं, जमींदारी और उसको रैयत वाली, वो कितना पैसे वाला है, घोड़े चलता है, हाथी चल, ये देख शादी करते थे।
तो कैनिंग ने इस पर रोक लगा दी। तीसरा एक इसमें सामाजिक वाले में ये था कि उस समय जो बच्चियां होती थी उनकी हत्या कर दी जाती थी कि पता लगा लड़की हो गई, लड़के को चाहना था, लड़की आ गई तो क्या करें, तो पानी के घड़े में फोड़ा और गड्ढे में पानी भरा, उसमें उल्टा उसको कर दिया, या पानी के बड़े बाउल में दूध भर दिया, उसमें उल्टा कर दिया, 5-10-15 मिनट के लिए मर गए, उसके बाद उसको फेंक दिया कि लड़कियां। तो इस तरह से जो घटनाएं होती थी तो ये इस पर रोक लगा दिया। बाद में उसमें एक और थी बाल विवाह, कि बाल विवाह कर देते थे, जो पता मतलब किसी लड़की की उम्र 8 साल है, आदमी से विवाह कर दिया और उस आदमी को पता भी, लड़की को पता भी नहीं, और जब 25-30 साल की हुई तो पता चला उसको उससे शादी नहीं करनी है, और या शादी करनी है तो उसका पति 20 साल के बाद उसका पति मर गया। अब उसको जब पता हुआ 20 साल की उम्र में कि हाँ शादी क्या होता है, दूसरे शादी में कहीं देखा मेरी शादी करो, बोले आपकी तुम्हारी शादी हो चुकी है, बोले कब, बोले 8 साल में, बोले अब दोबारा, बोले अब तो हो नहीं सकती, बोले हैं, बोले हाँ। तब तो इस पर भी रोक लगवाया कि जब बाल विवाह में उसको पता ही नहीं है विवाह क्या है, तो कम से कम एक नियम होना चाहिए। बाद में इस पर शारदा एक्ट आया कि 14 और 18 साल के, हरविलास शारदा जी थे, उन्होंने नियम बनाया कि महिलाओं की उम्र 14 साल और पुरुषों की 18 साल होनी चाहिए। इट मीन्स कि 14 साल जब नियम बनाया तो 14 साल से पहले शादियां हुआ होती नहीं होंगी, तभी तो नियम बनाया उन्होंने कि 14 साल से पहले शादी नहीं करना है। इस पर भी उन्होंने, अंग्रेजों ने नियम बनाया। तीसरा एक बड़ा एक काम ये था कि उनको ये लगता था कि 1813 में एक मिशनरी आया और उसका उद्देश्य ये था कि भारत को एक मिशन ईसाई देश बना देना है। इसके तहत उनको लगता था कि यार हिंदुस्तान में जो लोग थे कि ऐसा ना हो कि ये ईसाई ही बना दें हमको, और ईसाई बना देंगे तो हमारा देश की सब खत्म हो जाएगी, जो हमारी प्रभुता है, हमारा जो धर्म है, हमारा राजपाट है, ठीक है। बलि वाले जो बलि देते थे, जो पंडित लोग, बलि चढ़ा दो माता जी पे, इस पर भी रोक लगा दिया, है ना, हार्डिंग ने रोक लगा दिया था। और बाद में तो उसको लगता था कि हम तो कहते हैं बलि माता जी की होना चाहिए, बलि भी रोक लग गई। चौथा 1845 में एक उन्होंने नियम बनाया, 1845 का एक एक्ट लाए, नियम लाए। उस नियम के तहत ये कहते थे कि आप अब जो कैदी हुआ करते थे, तो पहले ये था जो कैदी हुआ करते थे, जब वो कैदी जेल में जाते थे तो अपने साथ में झोला लेके जाते थे, उसमें अपना प्लेट, अपना कटोरी, अपना क्या बोलते लोटा, नहीं लोटा बोलते क्या, लोटा लिखा किताब में समथिंग, उसको बोलते हैं हम लोग जग, वो लोटा लेके जाते थे और वहाँ जाकर के जेल में खाना परसा गया तो अपना लेकर किनारे बैठ गए और खाने लगते थे। अंग्रेजों ने बोला कि ये सब क्या है, एक आदमी वहाँ बैठा है, एक आदमी वहाँ बैठा है, एक आदमी, इसमें सब कब खत्म करो। उसने कहा झोला मोला बंद करो सब। जब कैदी आते थे हिंदुस्तान के, झोला छीन लेता था वो, मतलब झोला रखो यहाँ से, अंदर जाके बैठो, लाइन में सब बैठो, एक तरफ पंक्ति में, एक पंक्ति में लाइन में बैठोगे, सबको वही पत्तल मिलेगा खाने वाला, उसी में सब बैठ खाओगे। तो जो अपर कास्ट के लोग, तो उनको ये लगता था कि यार ये तो जो आदमी बैठा है हमारे गांव में तो हमारे सामने बैठता नहीं है, ये बोलता है पंडित जी पाए लागू, यहाँ बगल में बैठा है हमारे, और उसी चम्मच में इससे परसा जा रहा है, इसी चम्मच में हमसे परसा जा रहा है, ये कैसे। इसका मतलब कि अंग्रेजों की जो है सोची समझी ये चाल है कि हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने एक ये नियम बनाया। दूसरा एक नियम और आया था अंग्रेजों का, उसको बोलते हैं जाति अयोग्यता का नियम, ठीक है। उस नियम के साथ में था कि धार्मिक लेक्स लोकी कानून था, धार्मिक अयोग्यता का नियम, ठीक है। धार्मिक अयोग्यता का नियम ये था कि अगर आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो उस ईसाई धर्म के स्वीकार करने के बाद में आपके पिता की संपत्ति में आपको पूरा अधिकार मिल जाता था। तो अंग्रेजों को लगता था कि यार ये जो करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, तो लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसी बीच ये बात अच्छी तरह प्रचारित होने लगी कि लेक्स लोकी कानून है, इसीलिए लाया गया है कि हमारे पिताजी हैं, 50 लाख की संपत्ति है, अब पता चला हमें उनकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, तो ये धर्म अच्छा है कि 50 लाख रुपए अच्छा है। तो कहेंगे ठीक है भैया, हम अपने पिता की संपत्ति का हम इस कानून को स्वीकार कर ले रहे हैं, ईसाई बन जा रहे हैं, 50 लाख तो मिलेगा हमें, संपन्नता से रहेंगे। तो लोगों को ये मत जाने लगा कि इस कानून को लाने का मतलब ही इसी बात का है कि कहीं ना कहीं जो है हमें ईसाई बनाया जा रहा है। तो ये धार्मिक भी समझ में आ गया, धार्मिक हस्तक्षेप वाला भी, ठीक है। तो इसको चाहे लिखना है तो समझ गए होंगे तो कोई बात नहीं, तो लिख लो उसको, फिर इसको लिख लो सामाजिक, इसको लिख लो सामाजिक नीतियों को बदला। जैसे सती प्रथा, पहला पॉइंट को सामाजिक नीतियों में बदलाव, सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, बता दिया हूँ। कैनिंग यानी का नाम लिख लीजिएगा, बेंटिंग वेंटिंग का पूछा जाता है, मैंने पढ़ाया था बेंटिंग और कैनिंग, हार्डिंग का, ठीक है। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ठीक। रूढ़वादी भारतीय नियमों पर कटाक्ष। रूढ़वादी भारतीय नियम जैसे कहते हैं टीका नहीं लगाएंगे, हम हैट पहनेंगे,
या जैसे कि समुद्र पार जाना है, तो इस तरह से रूढ़वादी जो मान्यताएं थी उन पर ही कटाक्ष कर रहे थे कि बलि काली माँ के पास जाओ और बलि दे दो, तो गाय काटने से काली माँ खुश हो जाएंगे, उनका बलि पर रोक लगा दो कि काली माँ तो खड़ी हो, क्या करें, बलि दो आकर, किसी जीव की क्या बलि दे रहे हो, तो रूढ़वादी इस पर भी कटाक्ष हो गया। ठीक है, तीसरा एक लिख लो 1845 का नियम, 1845 का बैरिक नियम इसे बोलते हैं कि साथ में खाना जो है। 1850 का लेक्स लोकी, इसको बोलते हैं लेक्स लोकी कानून 1850। ठीक है, 1850 का लेक्स लोकी कानून, धार्मिक, इसको लेक्स धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, लेक्स लोकी कानून धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। ठीक, इसके बाद एक और लिख लो 1813 में एक ईसाई मिशनरी भारत में आया। ठीक है, ईसाई मिशनरी भारत में आया तो उसका मूल उद्देश्य था भारत को एक मिशनरी राज्य बनाना। बाद में बीडी सावरकर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जो कैदी थे, वो जो बंद थे, उनको उनके सामने रहीम और राम को वो लोग अपशब्द कहते थे। ठीक है, कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, देखो, और हमारी ईसाई मिशनरी ऐसी बहुत अच्छा है। तो जो ईसाई मिशनरी था वो कैदियों को सुबह सवेरे एक पाठ कराते थे, जो बीडी सावरकर साहब अपनी किताब में लिखते हैं। तो ये भी एक कारण था धार्मिक उसका। ठीक है, सैनिक वाला देख लो, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे सैनिक कानून। और जैसे ये हो गया ना धार्मिक वाला, सैनिक आते हैं। सैनिक का कारण क्या था कि जो सेना थी तो उसमें जो भारतीय थे, बात मत करिए भाई, उसमें भारतीय थे 5:1 अनुपात में थे। जैसे 5 भारतीय थे, 1 गोरा आदमी था। तो वो जो गोरा आदमी था, चाहे वो सिपाही हो और चाहे वो अफसर, वो भारतीयों के साथ में गलत व्यवहार करते थे। जैसे उनको बोलते थे कि काले लोग, ए ब्लैक इंडियन कम हियर, इस टाइप से जो ऑफिसर होते थे। एक मूवी थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, लिखा रहता है कि डॉग और इंडियन नॉट अलाउड। ठीक है, एक मूवी में किसी में याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा था डॉग है। हाँ, तो उसमें वो अंग्रेज ऐसे ही बिहेव करते थे। ठीक है, आप लोग बड़ा अच्छा, हम बताते हैं, जोड़ देते हैं उसको, मूवी का हिंट देते हैं, तो इसका मतलब अंताक्षरी बड़ा अच्छा खेलते होंगे आप लोग। खैर, तो उसमें क्या बोलते हैं कि डॉग्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये जो भारतीय सेना थी, ये लोग सोचते थे कि किसी मुद्दे पे लड़ना होता है तो हमको आगे करते हैं ये लोग, लड़ो जाके, लेकिन सम्मान हमको मिलता ही नहीं है। जो ऑफिसर्स है वो बोलते हैं ब्लैक इंडियन डॉग हियर, है ना, हमारी तुलना कुत्ते से करते हैं, आप शब्द बोलते हैं। हमें प्रमोशन मिलता है 10 साल में, हमारे बराबर एक सिपाही गोरा है उसको मिलता है 2 साल के अंदर। तो जो 2 आदमी सेम सिपाही हुए हों, ठीक है, एक ब्रिटेन से सिपाही आया है कि यहाँ का सिपाही, और वो पूरी निष्ठा से काम करता था। पता चला कि कोई कहीं चापलूसी करना है, कहीं जाकर जासूसी करना है, तो हिंदुस्तानी जाता था, क्योंकि उसको हिंदुस्तानी को क्या है, उसको वहाँ की भाषा पता है, लोकल आदमी पता है। वो गया और वो पता चला हिंदुस्तानी भाषा मिलाकर पूरे इनको बताया, साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ब्रिटेन वाला समझ ही नहीं पाया क्या बात कर रहे हैं सैनिक, तो बोलता था काम सकते हम लेते हैं, अपने आदमियों पे लाठी हम चलाते हैं, अपने आदमी को लाठी चलाते हैं। क्यों बोला, मतलब इस घर में राम साहब रहते हैं, उसमें श्याम साहब रहते हैं। श्याम साहब राम साहब के पिताजी बड़े अच्छे मित्र हैं। श्याम जी भर्ती हो गए सेना में, सिपाही बन गए, और राम साहब ने बताया कि चोरी कर लिया, श्याम जी पकड़ने गए। अब बोले कि कहाँ है, उन्होंने कहा दादा आप ही करोगे, हम क्या करें, हम तो, उन्होंने बोला एसपी साहब ने, मारना शुरू कर दिए। तो अगल बगल के संबंध भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन तब भी वो निष्ठा से काम कर रहा है, और उसको लगता है कि मिल क्या रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हीनता का भाव पनपने लगा सेना में, सैनिक के लोगों में, यार ऐसा तो हमें बराबर सम्मान तो मिलना चाहिए। हम कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बात बोलते हैं तो हमको सबके सामने डांट देते हैं, यू इडियट शट अप। तो बोलता है हम तो कुछ कह नहीं पाते हैं किसी जगह। तो वो जो एक ऐसा भाव आना कि हमें कुछ सम्मान नहीं मिल रहा है। दूसरा इसमें एक और था, अवध प्रांत। मैंने बताया था कि अवध प्रांत जो था उसको विलय कर लिया, किस बात पे, कुशासन के आधार पे। अवध यूपी से सटा हुआ था, और यूपी मेरठ और बंगाल इसके आसपास जो विस्तार हुआ है, झांसी में हुआ, ये भी यूपी में,
इलाहाबाद यूपी में, लखनऊ यूपी में, ठीक है, ये सब यूपी। तो यहाँ की जो अवध का जो एरिया था यूपी का, इसका विलय के लिए कुशासन के आधार पे, तो जो यूपी की सेना थी, जो यूपी के लोग थे, इनकी पोस्टिंग थी बंगाल में या कहीं और बिहार में। तो जब इनको पता चला कि अरे यार क्या हुआ, उन्होंने आज चिट्ठी आई है, उसमें लिखा था कि वहाँ हमारे घर वालों को बड़ा परेशान किया जा रहा है, पुलिस जाती है घर में और घुस जाती है, किसी को कहीं मारने लगती है, किसी को लूट लेती है, महिलाओं के साथ गलत क्या करते हैं, किसी कुछ करते हैं। तो उनको ये अच्छा लगता होगा क्या? मान लो हम हैं, हम ही जम्मू कश्मीर पोस्टिंग हो जाए, हमारे पता चले कानपुर में हमारे घर में पुलिस लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तो क्या हम उसी सेवा भाव से देश की सेवा कर पाएंगे? हमारा मन तो यही लगा रहेगा ना कि हम जिसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। तो जो अवध के लोग थे उनके अंदर एक ही भाव जागा कि जब चिट्ठी में लिख के आता था, बेटा पापा कल लोग आए थे, पुलिस वाले आए थे, गोरे सिपाही, मम्मी को भी मारे, हमको मारे, घर जला दिए, सब लूट के ले गए। पापा बंगाल में ब्रिटेन की सेना के साथ पता लगी तैयारी कर रहे हैं लड़ाई करने की, तो वो तैयारी मन से करेगा, उसको लगेगा हमारे लोग ही के साथ ऐसे कर रहे हैं। तो अवध का विलय किया कुशासन के आधार पर। तो अवध की सेना जो थी उसमें ये बात घर करने लगी कि नहीं यार, ये लोग सगे नहीं हैं, ये लोग सगे नहीं हैं, ये लोग जरूर जो है ऐसा काम करते हैं कि जो इनके हित में होता है, ये हमारा हित नहीं देखते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जब सेना भर्ती करने लगे तो सेना भर्ती कर लिए, तो मौलाना साहब तो यहाँ तक दाढ़ी रखते थे और ठाकुर साहब की मूछ ये ऐसे करके। जब भर्ती होने गए तो अंग्रेज बोला ये क्या? बोला ये हमारी मूछ की शान सरदार भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आजाद। बोले ये क्या? बोला दाढ़ी। बोला इसको साफ करके आना कल सुबह से। बोला ये नहीं हो सकता। बोला तो फिर हम समझ लो सेना से बाहर। तो सेना में रहना है, जीवन है, कमाना है, तो ये करना है या मूछ दाढ़ी रखना है। तो कहीं ना कहीं धर्म पे इनकी बात आती थी कि मूछ तो हमारी शान है। तो पिताजी कह गए बेटा मूछ नहीं जाना चाहिए, मूछ चली गई तो समझ लो शान चली गई। और मौलाना साहब की पहचान ही वही है। तो मतलब मौलाना साहब एकदम स्मार्ट हो गया, आमिर खान में घूम रहे, कौन पूछेगा उनको काहे का मौलाना साहब। तो दाढ़ी मूछ का हटाना और उनके लिए ज़रूरी था कि स्मार्ट बन के हैंडसम बन के रहो, एकदम छोटा छोटा बाल हीरो टाइप से। ये गोरे लोग आए जो हैट लगा करके हैट लगाते थे, उसमें भी हैट में बोले हैट लगाना है। सेना से बोले तुम क्या लगाते हो? टोपी वाला तिलक, चंदन का तिलक लगाते हो। बोले तिलक हटाओ चंदन का। बोले नहीं ये तो चंदन का तिलक है। उन्हें तिलक फिलक कुछ नहीं। बोली माँ भवानी का। बोले कोई भवानी वानी नहीं होती है। बोला ये क्या लगाते हो? बोला ये तो हमारी वो पगड़ी है। बोले इस पगड़ी को तो गिरने नहीं देना, लेकिन पगड़ी हटाओ, लगाओ टोपी हमारी वाली, इंस्पेक्टर वाली। तो सेना वाला बोली टोपी इंस्पेक्टर क्या होता है? बोला ये लगाएंगे नहीं हम। बोले क्यों लगाओगे? अब उसमें ये बात फैल गई कि उस टोपी में जो ये रबड़ लगी होती है, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, और जो ऊपर टोपी के तुर्रा लगा होता है, जो ऊपर तुर्रा लगा होता है, वो उस तुर्रे में भी जो है वो गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। तो जितना हिंदू मुसलमान सैनिक था वो बोला इस टोपी को तो नहीं लगाएंगे हम, चाहे कुछ भी, चाहे बिना सर के रहेंगे, पगड़ी नहीं लगाएंगे, लेकिन टोपी भी नहीं लगाएंगे। तो अंग्रेज को लगता था टोपी भी ना लगाएगा। टोपी तो पुलिस में सेना का सम्मान होता है। किसी पर इंस्पेक्टर जाएगा, एसपी के सामने टोपी लगा, हाथ में टोपी नहीं खड़े हैं, थोड़ा करेगा। टोपी लगाना आपकी बाध्यता है। सर क्लास ले रहा हूँ, क्लास, तो उसकी बाध्यता है। तो उसको ये लगता था कि ऐसा क्या जो है। तो ये भी एक बड़ा सेना का कारण था कि हम तो दाढ़ी मूछ वाला भी सिस्टम रखना हम चाह रहे हैं, ये रखने नहीं दे रहे हैं, बल्कि खेती किसकी? हमारी, हम चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, इनको क्या दिक्कत है? दाढ़ी हमारी है। अंग्रेज बोलता था यही तो दिक्कत है। ये पहचान हो जाती है कि मौलवी साहब आपको हटाना पड़ेगा। तो ये एक विवाद का सैनिक भी था। दूसरा कारण था कि एक डाकघर अधिनियम था। डाकघर अधिनियम ये था कि 1853 में अंग्रेजों ने एक डाकघर अधिनियम लाया। उस अधिनियम की खासियत ये थी कि अभी तक जो सेना थी 1757 से 1853 तक, तकरीबन 97 साल तक, तो वो चिट्ठियाँ लिखते थे, कहीं भी पोस्टिंग उनकी हो पूरे इंडिया में चिट्ठियाँ लिखते थे। मतलब यहाँ ये रहती हैं, वो वहाँ उनकी बहन रहती है, दोनों सेना में भर्ती हैं, इन्होंने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी खट से वहाँ पहुँच गया, चिट्ठी इन्होंने पढ़ा, खुश हो गई, हाँ हम ठीक है, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा भेज रहे हैं, पप्पू का एडमिशन करा देना, ये किताब ले देना। बड़ी खुश, दोनों लोग आदान प्रदान हो रहा है। फ़ोन होता नहीं था। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, सोचा उसने कि ऐसा है कि हमारा सेना तो आदमी सिपाही हमारा तो सब आता है ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हिंदुस्तान चिट्ठी भेजेगा नहीं समझिए, और चिट्ठी से वापस से भेजता है, इस पर लगा दो टैक्स। मजबूरी इसकी है, एक बंगाल में पोस्टिंग और रहने वाला यूपी का है, कम्युनिकेशन तो कुछ करेगा, छुट्टी इतना ले नहीं पाएगा कि बार बार वहाँ जाए, और नौकरी भी नहीं छोड़ पाएगा। उन्होंने कहा कि डाकघर अधिनियम लगा के टैक्स लगा दिया। अब सेना को अच्छा लगेगा ये बात। सेना वाले बोले यही तो एक साधन जिसके सारे हम जिंदा रह रहे थे। उस चिट्ठी में जो अल्फाज लिख के आते थे, कहते हैं मोबाइलों के आने से कमबख्त अल्फाज खत्म हो गए, ये चिट्ठियाँ बंद हो गई कि डाकिए बंद हो गए, है ना। पहले चिट्ठियों का एक था कि चिट्ठी आई है पास, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो गांव में जो पढ़े लिखे होते थे वो पर अपना साइकिल लेके देख रहे कुछ चिट्ठी पढ़ाने आ रहा है, साइकिल लेके आगे बढ़े, अभी आ रहे हैं खेत से होके आ रहे हैं, बेचारा बैठा है कि वो बेचारा कि हमारे लड़का की चिट्ठी आई है, कि किसकी चिट्ठी आई है। अब पता कभी कभी ऐसा होता है कि चिट्ठी जो आई होती है वो पढ़वाने गए होते हैं, लड़के की होती है, बहू की किसी और की, तो जब पढ़ता होता है आपकी तो है ही नहीं, लेकिन किसकी, आपके लड़के ने बहू ने लिखी है, तो फिर वो चिट्ठी ले जाता, कहता अच्छा बहू को भेजते हैं। तो बहू बेचारी फिर रात में खाना वाना बना के आती है चिट्ठी लेकर के। एक मूवी बंगाल की मूवी थी उसमें दिखाते हैं
कि वो आती है रात में 10 बजे रात में उसके यहाँ पहुँचती है कि साहब हमारी चिट्ठी पढ़ दीजिए, तो उनका एक रुतबा हुआ करता था। तो वो चिट्ठियाँ का भी ख़त्म कर दिया। तो जो सेना थी उसमें बड़ा रोष आया, बोला इस चिट्ठी का कानून हम नहीं मानेंगे, ये चिट्ठी तो होना है, फ्री होना ही चाहिए। अंग्रेज बोला फ्री कैसे होगा जी, तुम तो लिख देती हो चिट्ठी यहाँ से और जाके पोस्ट ऑफिस में लाल डब्बे में डाल देती हो, तो लाल डब्बे से हमारा आदमी निकालता है और रेलवे तक पहुँचाता है, रेलवे में हमारा आदमी ट्रेन में भरता है और ट्रेन में हमारा आदमी बंगाल जाती है, तुम्हारी चिट्ठी यूपी से, बंगाल से डिब्बे में से उतारता है और फिर ये पोस्ट ऑफिस जाती है, फिर वहाँ बांटने जाता है, फिर तुम्हारे आदमी बैरक में जाता है। इसका पैसा नहीं लगता है क्या, फ्री में आता है क्या? तो पैसा तो लगेगा। तो फिर सेना ने बोला हम विद्रोह करेंगे। लोगों ने यहाँ सेना ने विद्रोह कर दिया, बोला कि अब हम इसको विद्रोह करेंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि इस पर हम कोई पैसा देंगे ही नहीं देंगे। बोला कि हम इस पर पैसा देंगे तो फिर जो है विद्रोह हो जाएगा। तो ये सेना ने विद्रोह कर दिया। अगला एक कारण था, इसका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण ये था कि इसके पहले जो बंदूक थी उसमें हाथ से खींचे, लोड किए, चला दिए। लेकिन उसके बाद जो बंदूक अंग्रेज लाए उसमें लोड करने में क्या था कि एक एक कारतूस लोड करो और ये, तो उसमें बड़ा दिक्कत रहता था। ये वाली जो इनफील्ड राइफल रहा है इसमें क्या है कि कारतूस को कस खींच दिए एक बार एक तरह से और लगा दिए और तर 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 चलाना शुरू कर दिए। तो जो उसमें भी क्या दिक्कत थी, उसमें दिक्कत ये थी जो कारतूस को खींचते थे ये, तो उसमें जो खींचने के बाद जो मुंह से काटते थे ऊपर का जो वो होता था जिसके अंदर बारूद भरी रहती है, ऊपर से उसको पैकिंग होती है, उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिली होती है। ऐसा प्रचार हो गया कि यार इसमें सुअर और चाहे गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी खा रहे हो, तुम गाय की चर्बी खा रहे हो। और उसको खाना क्या मतलब इसको नोचना थोड़ा, उसको तेज़ी से नोच के निकालना है और तब उसको भरना है। सेना ने बोला अब तो हम इस पर विद्रोह कर ही देंगे, हम तो ना मुँह से निकालेंगे, चाहे हम अंग्रेज चाहे इस बंदूक को चलाएं चाहे लाठी चलाएंगे, हम इस बंदूक को ना चलाएंगे। अंग्रेज बोलता था इस बंदूक को चलाना आपकी मजबूरी है, आप इसको चलाइए। तो जाहिर सी बात है कि सेना ने विद्रोह कर दिया, और सेना ने विद्रोह कर दिया तो ये इसका तत्कालिक कारण है कि जो विद्रोह का में पनप गया। ठीक, अब हमने ये कारण आपको बताए, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण। इसमें से कोई ऐसा कारण जो आपको लगता है कि सर हमें समझ में नहीं आया, जल्दी से बताइए। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी? क्या है, तुमसे आपसे पूछ रहे क्या नाम है आपका? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, आज बड़ी जल्दी आ गई आप तो। आज अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। हाँ, लेक्स लोकी कानून। अरे यार उसमें मैंने बताया था, क्या बताया? तो बताओ, तुम बताओ लेक्स लोकी कानून। नहीं बता? अरे धार्मिक अयोग्यता का नियम था उस 1850 लेक्स लोकी कानून था। वो धार्मिक अयोग्यता का नियम यह था कि अगर आप इस कानून को के तहत ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो आपको अपने पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा। समझ रहे हैं? वरना आपके पिता की संपत्ति में उसको अधिकार नहीं मिलेगा। अंग्रेजों को कुल मिला के संपत्ति किसकी थी? उसके पिता की, वैसे उसको मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग उसमें पंचर को लगा दिए कि नहीं मिलेगा, वैसा करो ये। तो वो चाहते थे कि जो है कुछ ना कुछ ईसाईयत का ऐसा प्रचार यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो ये हमने बताया। इसको चाहे आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या लिखा दिए हैं इसको, ये लिख लिए, सामाजिक धार्मिक लिख लिए। हाँ, धार्मिक लिख लिए। अब लिख लीजिए सैनिक, लिख लीजिए सैनिक लिखिए। वेतन, प्रमोशन, रहन सहन। वेतन मतलब ये था कि भारतीयों का वेतन कम हुआ करता था, उनका वेतन ज़्यादा हुआ करता, उनका वेतन बहुत तेज बढ़ता था। जैसे 100 रुपये बराबर मिल रहा है तो पता है 2 साल बाद भारतीयों को मिल रहा है 110 रुपये, उनको मिल रहा है 200 रुपये। तो वेतन, रहन सहन भी क्या था, उनको रहन सहन की अच्छी व्यवस्था होती थी। इंग्लिश वालों की व्यवस्था होती थी या देसी टाइप की व्यवस्था हुआ करती होगी ना। वेतन, रहन सहन और प्रमोशन में भेदभाव। भारतीयों का समुद्र पार जाने से मना करना कि समुद्र पार हम जाएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, जब अछूत हो जाएंगे दोबारा लौट के आएंगे तो हमारे समाज के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भारतीयों का समुद्र के पार जाने से मना करना। दाढ़ी और मूछ का विवाद, इस तरह याद समझने के लिए, दाढ़ी मूछ का विवाद। तुम कुछ लिखने रही हो, समझ नहीं आ रहा? अच्छा, ठीक है। 1854 का डाकघर का अधिनियम, 1854 का डाकघर का अधिनियम का विवाद, 1854 के डाकघर अधिनियम का विवाद, 1854 के डाकघर अधिनियम के बाद। फिर उसके बाद
मैंने बताया अवध का विलय, अवध का विलय किया, तो अवध का विलय के बाद क्या था? ठीक है, और कुछ हो गया? इतने बहुत है आप लोग। ये पॉइंट लिखने से क्या है, आपको मैंने बता दिया कि दाढ़ी मूंछ का विवाद, तो दाढ़ी और मूंछ का विवाद कारण कहते ये नहीं, दाढ़ी मूंछ क्या था, क्यों ऐसा करना चाह रहे थे वो? अवध का विलय था, तो अवध से क्या कुशासन से मिला लिया, तो वहां के लोगों को मैंने बता दिया, आपको एक एक लाइन लिखा दिया। तत्कालिक में लिख लीजिए, ब्राउन्स बेस जो बंदूक थी, ब्राउन्स बेस दिसंबर 1856 में हटा दी गई। दिसंबर 1856 में ब्राउन्स बेस बंदूक, दिसंबर ब्राउन्स बेस, ऐसे ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड राइफल, ठीक है, इसकी जगह इनफील्ड राइफल का ले आना, इनफील्ड राइफल, ठीक है। ब्राउन्स बेस दिसंबर 1856 में ब्राउन्स बेस को हटा करके इनफील्ड राइफल को ले आना। इनफील्ड राइफल को लाने से बताया था क्या विवाद हुआ, ठीक। इतने सैनिक कारण, ये तत्कालिक कारण इसका हो गया, तत्कालिक कारण ये हो गया, ठीक है। जैसे ये लाया गया तो उस पर विरोध हुआ, और विरोध होने पर कैसे आगे बढ़ी बात, समझ में आया? फिर इसके बाद प्रारंभ इसका है, ठीक है। तो ये शुरुआत जो है वो दिसंबर, मैंने बताया कि दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में ये बात उभरी बहुत तेज़ी से कि ये बंदूक जो है ये ऐसे ऐसे बनाई गई है, इन ब्राउन्स बेस राइफल ले गए, इनफील्ड, ठीक है, लाई गई है। ये दिसंबर के बाद जनवरी 57 में ये बात सबसे पहले दमदम पहुंची। दमदम ये कलकत्ता में ही तीनों जगह हुआ था, ठीक है। ये कलकत्ता में दमदम पे पहुंची, दमदम में बात पहुंची, तो उसके बाद दमदम के बाद ये बात जो है फिर, ठीक है, बहरामपुर पहुंची फरवरी में बहरामपुर पहुंची, ठीक है, 1857 फरवरी में। मार्च में ये बात जो है वो जब बैरकपुर पहुंची, ठीक। अब जब बैरकपुर पहुंची तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब मंगल पांडे ने इस बात का विद्रोह किया तो उनको, मंगल पांडे को प्रताड़ित किया गया उनको, ठीक है। मंगल पांडे ने बाद में 29 मार्च, ठीक है, 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी, और ह्यूसन की हत्या करने के बाद में 8 अप्रैल यानी कल के दिन 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक। मैंने बताया कि ये, हाँ नहीं कर नहीं आ सकती, वो आ रहे हैं, मैं निकलूंगा जल्दी भी थोड़ा। मैंने आपको बताया कि दिसंबर 1856 में बात शुरू हुई, ठीक। जनवरी 57 में दमदम, फरवरी में बहरामपुर, मार्च में मंगल पांडे ने हत्या कर दी, अप्रैल में 4 महीने लगातार अप्रैल में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो उसके बाद, मंगल पांडे को फांसी देने के बाद में 24 अप्रैल उनको, ठीक है, मेरठ में 99 सैनिकों ने, ठीक, मेरठ में 99 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस बात को कि मंगल पांडे एक आदमी था, उसने इस बात का विद्रोह किया कि बंदूक में सुअर और गाय की चर्बी है, इस तरह से। तो जब उसने विद्रोह कर दिया तो उस 99 लोगों में 85 लोगों को 10 साल की सज़ा कर दी गई कि आप लोग जाइए, आप लोग को अगर विद्रोह करते हैं और विद्रोह का दमन करके 85 लोगों को कहा गया कि आप लोग 85 लोगों को 10 साल के लिए जो है सज़ा दे दिया गया, ठीक। ये कब हुआ? 24 अप्रैल को।
8 अप्रैल की मंगल पांडे की फांसी के बाद 24 अप्रैल को ये घटना घटी। ये घटना जब घटी तो उसी मेरठ में 10 मई को उसके जो और साथी थे, जो 99 लोगों ने विद्रोह किया था, उनको लगा कि हमारे ही साथी लोग हैं और ऐसे ऐसे हो रहा है। उन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद में उन लोगों ने उस बैरक में शस्त्रागार को लूट लिया और शस्त्रागार को लूटने के बाद में अपने जो साथी थे 85 साथी जो बंद थे, इनको छुड़ा लिया। इनको छुड़ाने के बाद में विद्रोह करने के बाद में और जो विद्रोह करने के बाद में मेरठ को लूट लिया। जो वहाँ का लोकल गवर्नर था, उसने अंग्रेज सैनिक था, जो अधिकारी था, उसने कोई विरोध नहीं किया और ये लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में ये लोग दिल्ली पहुँचे मेरठ से। वहाँ पर दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र साहब से मिले। बोले आप हमारा नेतृत्व संभालिए, हमारे जो है मुग़ल सम्राट हैं और हमारा नेतृत्व अब अंग्रेज़ों को यहाँ से इस तरह से हमें युद्ध करना है और हटा देना है। दिल्ली में नेतृत्व जब किए तो उनका बहादुर शाह जफ़र तो काफ़ी बुजुर्ग थे, वो तो उतना लड़ पाते नहीं थे, और लेकिन जो उनका सेनापति था बख्त खां, उसने बहादुरी से मुकाबला किया डट कर। और बख्त खां ने मुकाबला करने के बाद में बहादुर शाह जफ़र पराजित हुए। और बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफ़र एक नज़्म लिखते हैं, कितना बदनसीब है जफ़र कि तुझे मरने के बाद अपने मुल्क में 2 गज ज़मीन भी नहीं नसीब हुई दफन होने के लिए। ठीक है। बाद में एक क्वेश्चन और आता है इस PCS में कि कौन सा ऐसा अंग्रेज़ था जो 1857 का विद्रोह को दबाते हुए जिसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम है निकोलसन। लिख लो, निकोलसन का नाम आ सकता है PCS में। निकोलसन उसको बुला लो, रिकॉर्डिंग वाले वगैरह। (1857) के विद्रोह को दबाते समय किस अंग्रेज गवर्नर जनरल की मृत्यु हो गई थी? तो उसका नाम है निकोलसन। इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। निकोलसन के मरने के बाद में हडसन ने, ठीक है, उस विद्रोह पे लगाम लगाई और दिल्ली का विद्रोह जो है बंद कर दिया। दिल्ली का विद्रोह जो है वो दबाया। ठीक है।